अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और यह है मेरी यूट्यूब चैनल ज़मीर यूनिवर्सल। इस वक्त जो पूरे मुल्क में एक डिप्रेशन, एक हेल्पलेसनेस, एक एंगर, जो करोड़ जो लोग हैं जो बेहद पढ़े लिखे स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, और मैं अगर अपने आसपास नेबरहुड में शक्ल दौड़ाऊं तो मैं देखूं कि बेहद जो हमारा अशराफिया है मेजॉरिटी उन्होंने, और जो यूथ भी जो गया है वो इंतहाई पढ़ा लिखा, और ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतने यंग, इतने पढ़े लिखे, इतनी हमारी ख़वातीन जो इतनी पढ़ी लिखी हैं, और इस वक्त तकरीबन रेशो जो है मिडिल क्लास में कम से कम लड़के लड़कियों के पढ़ने लिखने में एक सी है। पेरेंट्स दोनों को पढ़ाते हैं। ये वो पुरानी बातें ख़त्म कि लड़के पढ़ते थे और लड़कियां नहीं पढ़ती थी। तो मैं बग़ैर किसी के कमेंट्स में जाए और किसी ने क्या कहा और किसी ने किसको वो किस लक़ब से पुकारा और वो ख़ुद क्यों उसने कहा, ना मेरे पास इसका कोई सबूत है और ना मैं इसमें अपने आप को वो हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे भी दुख इस बात का है कि मुझे लेट 80s में होते हुए जिसने कि बंटवारा भी देखा है, जिसने भी ये अतौर चढ़ाड़, यानी आप कह सकते हैं कि 40s में तो खैर इतना मैं नहीं कह सकता कि मुझे इतनी ज़्यादा होश होगी, लेकिन 50s में, मिड 50s में मैं मेडिकल स्कूल में था। तो उस वक़्त इतनी मुझे कम से कम पता है कि कभी भी इस किस्म की डिप्रेशन, कभी भी इस किस्म की हेल्पलेसनेस, कभी भी इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन देखने में नहीं आई कि चोरों को, उन लोगों को, कातलों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वल्चर्स को, वैम्पायर्स को इस मुल्क पे बार बार 180 जो तोहफे लेकर घरों चलेगा और BMW, उसका तो आपको नहीं है पता। यानी किस किस्म का इंसाफ है आपका। तो आप क़यामत के दिन जो है क्या करेंगे? ये जब रिटायर तो हर एक ने होना है, मरना भी हर एक ने। तो मैं इंडिया का इसलिए साथ चला रहा हूँ इसके साथ, बल्कि मैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी से शुरू ही इंडिया से कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये सिर्फ हमारे या उंगली उठाने पे, हमारी आर्मी पे या डीप स्टेट एक्टर्स पे या इस्टेब्लिशमेंट, जो आपने कहना है कॉल कर लें, या सुप्रीम कोर्ट पे, ये दोनों इस कॉन्टीनेंट को ही कोई खुदा की लानत है। इस कॉन्टीनेंट के ऊपर एक कर्स है कि उधर भी है, उधर एक सिविलियन क्लोज में एक वो आदमी है जो टोटल उसने कंट्रोल कर रखा है, मैनिपुलेट करता है और अपने हक में फ़ैसला देता है, और उधर भी लोग बिकते हैं। एक वो पार्टी से 3 काउंसलर चले जाएं तो मेयर किसी और का हो जाता है। ऐसे ही आपके सामने कराची में हुआ कि मेजॉरिटी जीती हुई को निकाल दिया गया और वो हाफिज़ साहब को जमात इस्लामी के और एक जिसका कोई नामो निशान नहीं था, पीपल पार्टी का, वहाँ मेयर बना दिया गया। तो आप ये, अगर आपके सूबों की ये बंदर बांट हो गई है, तकसीम हो गई है, तो करने दें। अब इनको देखें, जिस तरह इंडिया में हो रहा है इसी तरह आपका भी होगा। और ये अफाते जो है वो अमल है, ये इसमें हम सब इस अवाम में नंगे हैं, और ये हमारे बुज़ुर्गों की गलतियाँ हैं जो अब वी आर पेइंग थ्रू आवर नोज़। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर रिकन्सिलिएशन जो कमीशन जैसे साउथ अफ्रीका में बना था, उसकी बेहद ज़रूरत है। ये पोलराइजेशन को ख़त्म करना ज़रूरी है। हमारा इंडिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो करें नहीं करें, मोदी साहब करें, BJP करे, कांग्रेस करे, वो आवाम पार्टी करे, वो उनका मसला है। लेकिन हमें अपना कम से कम मसला जो है, ख़ास तौर पे जब इतने हम मकरूज़ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम हर चीज़ तो गिरवी रख चुके हैं, तो क्या हमें इसका नहीं करना चाहिए? तो मेरी ये हम्बल जो इस प्रेजेंटेशन के बाद ये दरख्वास्त है, और सबसे जो जिन लोगों का इसमें हिस्सा है, तो उनको हर एक कोई अपने गिरबान में डालेगा तो उसका अपना हिस्सा पता चल जाएगा। मैं इसलिए ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठा रहा हूँ, ना मैं ये काजी किसी को मैं बाई नेम या किसी को बाई अदारा नहीं कर रहा, लेकिन ये आप खुद ही समझ जाएंगे कि किसने जीता है, कौन हारा है, और आप इसको पढ़ के प्लीज़ खुद ही फैसला करें। देशभक्त पर हम ये बात पहले भी कह चुके हैं, फिर से कह देते हैं।
हमारे देश में जितनी भी डेमोक्रेसी बची खुची है वो कोर्ट्स की बदौलत, खासकर कि कुछ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की बदौलत ही है। डेमोक्रेसी के बाकी जो स्तंभ हैं वो टूट के ध्वस्त हो चुके हैं। विपक्ष के नेपो नेता को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तो वो अपने निकम्मेपन पर ध्यान दे। मेन स्ट्रीम मीडिया सालों से कोठे पे बादशाह सलामत की गोदी में बैठी हुई है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जिसका काम था सरकार को चेक एंड बैलेंस करना, वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां चीतड़े उड़ा रही है। ऐसा नहीं है कि इससे जनता में कोई क्रोध है या जनता पर कोई असर पड़ा है कि प्रजा में त्राही त्राही हुई है, डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे है में के नारे लग रहे हैं। अरे जनता भी मस्त है अपने अस वर्सेस देम, खालिस्तान, जिहादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मुगलों से बदला वाला हाई क्वालिटी अफीम फूकने में वो एकदम मस्त है, व्यस्त है। अब आमदनी खस्ता हो, नौकरी ना मिले, 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर बैठे हो, लेकिन प्राउड वाली फीलिंग है ना, क्योंकि बुलडोजर तो चल रहा है, बाकी सब सह लेंगे थोड़ा सा। इसीलिए जब अकस्मात एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट एक नहीं दो ऐसे फैसले सुना देती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान, कोर्ट की गरिमा बढ़ती है, तो कुछ अचंभा सा तो लगता है। चलो छोटा और झूठा ही सही, लेकिन आशा की एक किरण तो जगती है कि देश के संविधान की रक्षा करने वाले अभी लोग बाकी हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कब तक? पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर फैसला 5 साल की देरी के बाद ही सही, जब हजारों करोड़ों रुपए की धांधली हो चुकी थी, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे स्कीम को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन 5 साल तक दीमक लगती रही, कीटनाशक दवा लेकर हम साइड में खड़े रहे, तमाशा देखते रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर पूरा एक एपिसोड बनाया है, टाइम मिले तो देख लीजिएगा। पिछले 10 सालों में सरकार को चुनौती देने वाला शायद सबसे अहम फैसला है। वैसे जनता ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मास्टर स्ट्रोक मान ही लिया था, अब गोभी जी ने किया है, कुछ सोच के ही किया होगा। उन्हें शायद कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद भी कुछ गलत नहीं दिख रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, दिखता तो सिर्फ बुलडोजर है जनता को। और अब 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की दहाड़ फिर से सुनने को मिली, जब चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन में खुलेआम धांधली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह पर जोर से फटकार लगाई। Mr. Masih, I am asking you a question. If I find that you are not giving me a truthful answer, you will be prosecuted. सुप्रीम कोर्ट ने साफ पाया कि डेमोक्रेसी के साथ चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन में खिलवाड़ हुआ था, कोर्ट में झूठ बोला गया और बीजेपी के उम्मीदवार को इतना सब होने के बाद भी जितवाने की हर कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। सुप्रीम कोर्ट को वोट की रिकाउंटिंग करवानी पड़ी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो अलायंस के कैंडिडेट थे कुलदीप कुमार, वो फिर चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन के विजेता घोषित कर दिए गए। लेकिन इलेक्शन के बाद 3 आपके काउंसलर्स बीजेपी के पास भी चले गए हैं, तो हो सकता है कि यह जीत काफी टेंपरेरी हो और बीजेपी का कैंडिडेट फिर से मेयर बन जाए कुछ दिनों में। लेकिन देशभक्त का आज का यह एपिसोड मेयरल इलेक्शन कौन जीता है चंडीगढ़ में उसके ऊपर नहीं है। यह सारा कुछ खेल सुप्रीम कोर्ट में होने के 24 घंटे बाद भी मैं बस यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी डेमोक्रेसी को खत्म करना कितना आसान है और इसकी परमिशन जनता ने देकर भी रखी है। जी हां, समझाता हूं कैसे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अनिल मसीह चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि बीजेपी के चंडीगढ़ यूनिट से 1 दशक से जुड़े हुए थे, वेरी फेथफुल। अब वो लोग के सामने कैमरा रोल होने के बावजूद खुलेआम वोटिंग के बैलेट पेपर्स को डिफेस कर सकता है, उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। मिस्टर अनिल मसीह को इतना कॉन्फिडेंस था कि कैमरा जाए भाड़ में, एक बार डेमोक्रेसी के साथ ये चीरहरण मैं कर दूं, उसके बाद तो मेरे आका, मेरे हैंडलर, मेरे सुप्रीम लीडर मुझे संभाल ही लेंगे, ही विल टेक केयर ऑफ मी। इतना कॉन्फिडेंस कि 8 वैलिड बैलेट्स को इनवैलिड घोषित कर दिया और बीजेपी के काउंसलर को अवैध रूप से मेयरल इलेक्शन जितवा भी दिया। और मसीह का यह कैलकुलेशन गलत भी नहीं था। हमारी डेमोक्रेसी इतनी गहरी खाई में है कि आदमी सोच समझ के ही यह सारा काम करता है, गलती से नहीं करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में अर्जेंट इंटरवेंशन नहीं करी होती तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस घटना से। कैमरा पर डेमोक्रेसी का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन लोगों को टस से मस नहीं होती, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। हो जाती है ऐसी चीजें बड़ी बड़ी देशों में। इनफैक्ट मसीह के डिफेंस के लिए कई गोदी मीडिया लोग सामने भी आ चुके थे। जुझारू प्रचारक, जुझारू एंकर सुशांत सिन्हा ने
तगड़ा डिफेंस पेश किया, माउंट किया कि देखिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूं, मैं बिट बाय बिट आपको समझाता हूं कि बस ये तो अपना ड्यूटी कर रहे थे, कहां गलत काम कर रहे थे। सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है। कई लोगों ने इस जुझारू एंकर को सुना होगा, मुंडी भी हिलाई होगी, हाँ सही बोल रहा है ये सुशांत, ये सोरोस की साजिश होगी मसी को फंसाने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने की नींव रखता है, और उसी प्रोसेस पे अनिल मसी जैसे लोग जानबूझकर मूत के चले जाते हैं, और जनता कहती है अब ठीक है, कर भी क्या सकते हैं, इसी को पी लेते हैं। 5 साल से भी ज्यादा लगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की धांधली समझने पे, फिर सुप्रीम कोर्ट को चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन में 2-3 बार सुनवाई करनी पड़ी। देश का सबसे बड़ा कोर्ट जिसके पास कठिन जटिल कॉन्स्टिट्यूशनल मामले आते हैं, वो एक मेयोरल इलेक्शन की एम्पायरिंग कर रहा है आज के डेट में। यह खुश होने की बात है या दुखी होने की, कि टॉप से लेकर बॉटम तक हमारे इलेक्शन प्रोसेस का हर एक पुर्जा उसे करोड़ किया जा रहा है, उसे खराब किया जा रहा है, प्रोसेस को दबाया जा रहा है, धांधली हो रही है। और अभी तक मैंने ईवीएम की बात ही नहीं की, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। जहां मैल फंक्शनिंग ईवीएम्स की बात ले लो, वीवीपैट स्लिप्स की बात ले लो, मैचिंग की बात ले लो, ईवीएम मैल फंक्शनिंग की बात ले लो, ईवीएम मैन्युफैक्चरर की बात ले लो। अब इन सब के सवाल को लेकर मीडिया में ना कोई खबर है, ना आपको कोई फिक्र है। लेकिन चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन ने यह जरूर दिखा दिया है कि जीतने के लिए बीजेपी के Well over a week since the Pakistan election results, we still can't say who won or lost, nor can we say who's going to form the new government. The winners, the losers, or a combination of the winner and some losers, or all of the losers together. That last is actually the likeliest. As this tamasha plays out in Pakistan, it gives us a breather to raise a more substantive question. Has democracy won or lost in this election in that country? Generally, it's been accepted that each election has strengthened the democratic impulse in Pakistan, barring, of course, the odd partyless election. In fact, there were a few in the mix, but they were deemed king's parties. This is what happened under General Musharraf. He had some parties, but these were parties that he put up, not conventional parties. In fact, leaders of all conventional parties were in exile. That is Nawaz Sharif, Benazir Bhutto, the MQM leader. They were all in exile. Altaf Hussain, he had floated some parties or sponsored some parties loyal to him, which were then called king's parties. This was under General Musharraf in 2002. Barring something like that, all elections have not ushered in a perfect democracy, but moved Pakistan towards democracy. There is a Pakistani innovation, the kind of election that Musharraf held, for example. Zia had held something like that earlier, and I will come to that. This is a Pakistani innovation in which dictators stage a facade of elections to give themselves legitimacy and also bestow upon themselves the right to claim, but I am no dictator. See, in my referendum, I just got 98.5% votes. That reference, in fact, if you follow Pakistan, you must have guessed already, but if you haven't, that reference was to Zia in 1984 with his Islamized referendum. That was a referendum on Islamization through which he sought legitimacy for himself, and 98.5% people said that they agreed, so he got endorsement of 98.5% for himself. I'd like to meet the remaining 1.5% who did not vote in his favor. I don't know what happened to them. The next formal dictator after him, Musharraf in 1999. I say formal dictator because I have to qualify it, because the army has always been the dictator, but informally, as in leading from behind. The first formal dictator after him was General Pervez Musharraf in 1999. He refrained from calling himself Chief Martial Law Administrator or even President to begin with. He started out as Chief Executive because he was shy of calling himself the President or Chief Martial Law Administrator. In the course of time, he lost that shyness and became President, if not CMLA. A hesitation about formal dictatorship had begun to grow among the Pakistani generals. Post Musharraf, it has evolved an entirely unique doctrine where it can wield power without holding it, absolutely not holding it. Formally, never mind who gets elected. The power stays with them.
Army was no longer the conductor of an opera, but more like the puppeteer behind the scene. These hybrid governments were also unique Pakistani innovation in global politics until this latest election. This latest election changed this equation or challenged this equation. Probably it will fail to change it, but it challenged it. In fact, ये जी टाइम है सुबह 4:15 बजे, 4:10 है एग्जैक्टली, और ये जियो न्यूज चैनल है। मैंने चैनल कोई और इसलिए नहीं लगाया ताकि किसी को इतराज ना हो, अपोजिशन को भी इतराज ना हो, गवर्नमेंट को भी इतराज ना हो, बंदोबस्त करने वालों को भी इतराज ना हो। ये देखें जी, अभी तक लैंडस्लाइड विक्ट्री है। मियां साहब जो है मनसेरा से भी आ रहे हैं शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान के खिलाफ। तो उमर यूब साहब 1,20,000 वोट ले चुके हैं माशाल्लाह, 63% पोलिंग पे। तो ये सारा इंडिपेंडेंट्स, पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स चल रहे हैं जनाब, आजाद उम्मीदवारान, ये वाकई आजाद लोग हैं, ये देखते जाएं। ये सारे की सारी लाइनें, इमल वली खान, गालिम गलूच माफिया, ये भी हार रहा है। और JUI भी फारग हो चुकी है, नूर आलम खान, सरगन्ना, सिंध हाउस, ये भी आ रहे हैं। शंदाना गुलजार का कंफर्म जीत हो चुकी है माशाल्लाह। और ये देखें जी, NA 34 तक पहुंच चुके हैं। टोटल सारा जुर्लू फेरा हुआ है कैदी नंबर 804 ने। ये देखें जी, क्लीन स्वीप है। किसी के पास कोई निशान है, किसी के पास कोई निशान है, कैंपेन कर नहीं सके। लोग ज्यादातर नए हैं, कैंडिडेट्स जो पहली दफा लड़ रहे हैं, और फिर भी देखें खल्के खुदा ने किस तरह वोट दिया इनको। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जा रही है। अली वजीर जो जेल से निकल के आए थे वोट डालने, मौलाना फजल रहमान और उनके फरजान दोनों हार रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी लीड से हार रहे हैं, ये छोटी लीड से नहीं आ रहे। तारक फजल चौधरी देखें 27,000 की लीड से हार रहे हैं शुएब शहीन से। इस्लामाबाद की तीनों सीटों से पीटीआई जीत रही है। अटक भी क्लियर है माशाल्लाह, और ये आगे से पिंडी शुरू हो जाता है। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर